मेरा नाम सुमित है। लोग आज मुझे थाने के बाहर चाय बेचने वाला एक बूढ़ा समझते हैं। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और थकी हुई आंखें, जैसे जिंदगी ने मुझे इस्तेमाल करके पुरानी चीज की तरह एक तरफ फेंक दिया हो। लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। कभी मेरे कदमों की आहट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की गूंज हुआ करती थी। मेरी आवाज में ऐसा भरोसा था कि लोग सर झुकाकर सुनते थे। मेरे माथे पर पसीना भी आता था तो वो मजबूरी का नहीं, मेहनत और ईमानदारी की शान होता था। आज जो कुछ मैं हूँ वो मेरी कहानी का आखिरी पड़ाव है, शुरुआत नहीं। और मेरी असली कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मेरी इज्जत सड़क की धूल में बेरहमी से घसीट दी गई। धात का गिलास जब जमीन से टकराया तो उसकी आवाज सिर्फ मिट्टी पर नहीं गिरी, वो मेरे सीने के अंदर कहीं गहराई तक उतर गई, जैसे किसी ने मेरे दिल पर चोट मार दी हो। ओए बुढ़े, तुझे कितनी बार कहा है मेरे लिए चाय में मलाई ज्यादा और चीनी कम होनी चाहिए। तेरे कानों में मिट्टी भर गई है क्या, या बुढ़ापे ने तेरी अकल पर ताला डाल दिया है? उसकी कड़क और घमंड से भरी आवाज थाने की दीवारों से टकराकर मेरे वजूद पर बरस रही थी। मैं उस वक्त चाय छान रहा था। भाप मेरे चेहरे को जला रही थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जलन उसके लहजे में थी जिसने मेरी आत्मा तक को झुलसा दिया। मेरे हाथ सहमकर पीछे हट गए। सामने नया सिपाही खड़ा था। उसकी आंखों में वही घमंड तैर रहा था जो अक्सर वर्दी पहनते ही कुछ लोगों की रगों में जहर की तरह दौड़ने लगता है। मैं कांपते हाथों से गिरा हुआ गिलास उठाने झुका और धीमी आवाज में बोला, साहब जी, गलती हो गई। अभी दूसरी चाय बना देता हूँ, आप नाराज मत हो। मेरी आवाज में डर था, बेबसी थी और अपनी बची कुची इज्जत को समेट लेने की आखिरी कोशिश भी। लेकिन उसका गुस्सा शांत होने को तैयार नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे मेरे ठेले पर जोरदार लात मारी। उबलती हुई चाय का बड़ा भगोना पलट गया। खौलती चाय मेरे पैरों पर आ गिरी और जलन की लपटें मेरे शरीर में दौड़ गईं। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकली, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आया। उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाला और मुझे सड़क पर घसीटते हुए बाहर ले आया। मैं सड़क पर इस तरह घिसट रहा था जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कूड़े का कोई बेकार ढेर हूँ। मेरी सफेद दाढ़ी मिट्टी और धूल में सनी जा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कोई उन्हें पोंछने वाला नहीं था। आसपास खड़े लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वर्दी के सामने आवाज उठा सके। उसने मुझे सड़क के बीचों बीच धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसी अंधेरे में मेरी जिंदगी के पुराने लम्हे उभरने लगे। वो दिन याद आने लगा जब मैं झुकना नहीं जानता था। वो समय जब मेरे हाथों में ताकत थी और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होते हुए भी सीना गर्व से तना रहता था। वो दौर जब लोग मुझे बुड्ढा कहकर नहीं बल्कि सुमित कहकर इज्जत से बुलाते थे। मैं एक आम सा मजदूर था, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया का बादशाह था। मेरी पत्नी पारुल मेरी पूरी दुनिया थी। उसकी मुस्कान मेरे दिन की रोशनी थी और उसकी आवाज मेरे दिल की शांति। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन हमारे आंगन में औलाद की किलकारी नहीं गूंजती थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे और हर गुजरते साल के साथ लोगों की बातें भी बढ़ती जाती थी। कोई कहता दूसरी शादी कर लो, कोई तरह तरह की सलाह देता, कोई ताना मारता कि बिना बच्चे के घर अधूरा होता है। लेकिन मैंने और पारुल ने ऊपर वाले की मर्जी के आगे सर झुका दिया। हम रातों को जागकर रो रो कर प्रार्थना करते थे कि हमारी झोली भी भर दे। और फिर वो मुबारक घड़ी भी आई जब ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। हमने उसका नाम अमर रखा, क्योंकि वो हमारे प्यार का अमर निशान था। वो हमारे बुढ़ापे की लाठी था, हमारी अंधेरी जिंदगी का उजाला था। मैं मजदूरी करता था, कई बार खुद भूखा सो जाता था, लेकिन अमर को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पारुल तो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। उसकी हर छोटी खुशी उसके लिए त्योहार बन जाती थी। अमर बड़ा होता गया और उसके साथ हमारी उम्मीदें भी जवान होती गईं। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। 10वीं कक्षा में उसने पूरे गांव में पहली पोजीशन हासिल की थी। उस दिन मेरा सीना गर्व से इतना चौड़ा हो गया था जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। मैंने अपनी सालों की जमा पूंजी निकाली और उसको एक कीमती घड़ी उपहार में दी। जब मैंने वो घड़ी उसकी कलाई पर बांधी तो उससे कहा कि बेटा, वक्त की कदर करना, यही तुम्हें बड़ा आदमी बनाएगा। वो मुस्कुराया और मेरे गले से लग गया। उस पल मुझे लगा
जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई हो। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी। वो मनहूस दिन भी आया जब अमर ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जताई। मैंने उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे इजाजत दे दी। वो सुबह हमारा आशीर्वाद लेकर घर से निकला। उसकी आंखों में सपने थे और हमारे दिलों में उसके लिए आशीर्वाद। शाम ढल गई लेकिन वो वापस नहीं आया। रात गहरी होती गई। दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। पारुल की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं पागलों की तरह कभी बस अड्डे पर दौड़ता, कभी गांव के चौक पर उसे ढूंढता, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। अगली सुबह मैं शहर पहुंचा, थानों और अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद पुलिस ने मुझे बुलाया और एक लाश की पहचान के लिए मुर्दा घर ले गई। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था, लेकिन उसकी कलाई पर वो घड़ी थी जो मैंने उसे अपने हाथों से पहनाई थी। उस घड़ी को देखते ही मेरी टांगों से ताकत निकल गई और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे मेरी कमर हमेशा के लिए टूट गई हो। मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। जब मैंने चिता को अग्नि दी तो ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी सारी खुशियां, अपना सुकून, अपना भविष्य, सब कुछ आग के हवाले कर रहा हूँ। पारुल ये सदमा सह नहीं पाई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो हर वक्त दरवाजे पर बैठी अमर का इंतजार करती रहती, जैसे वो अभी आएगा और माँ कहकर पुकारेगा। इलाज और कर्ज ने हमें कंगाल कर दिया। मजबूरी में मुझे गांव का घर बेचना पड़ा और मैं पारुल को लेकर उसी शहर में आ गया जहां मेरा बेटा मुझसे छिन गया था। शायद मुझे लगता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं मेरे आसपास भटकती होगी। यहाँ आकर मैंने थाने के सामने चाय का एक छोटा सा खोखा लगा लिया, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकूं और पारुल का इलाज करा सकूं। और आज हाल ये है कि उसी थाने का एक सिपाही मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं अतीत के उन दर्दनाक लम्हों से लौटकर हाल में आया, जब एक और ठोकर ने मुझे हकीकत का एहसास कराया। मैं सड़क पर बिखरे अपने कप और प्लेट समेटने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू मिट्टी में मिलकर गुम हो रहे थे। तभी अचानक सड़क पर एक अजीब सी खौफनाक खामोशी छा गई, जैसे आने वाला पल मेरी किस्मत का कोई नया फैसला सुनाने वाला हो। गाड़ियों के पहिए अचानक चीखती हुई आवाज के साथ रुक गए और हवा को चीरती हुई सायरन की साउंड पूरे इलाके में गूंज उठी। एक बड़ी काली सरकारी गाड़ी आकर मेरे सामने ठहर गई। उसके पीछे पुलिस के 2 और गाड़ियां आकर लाइन में रुक गईं। अभी कुछ पल पहले जो सिपाही मुझ पर शेर बनकर गुर्रा रहा था, वो एकदम सीधा होकर सावधानी की पोजीशन में खड़ा हो गया और घबराई हुई हालत के साथ सैल्यूट करने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला और भारी मजबूत जूतों की आहट सड़क पर पड़ी। उसकी वर्दी पर चमकते सितारे सूरज की रोशनी में इस तरह दमक रहे थे, मानो किसी की किस्मत का फैसला करने उतरे हों। वो कोई ऊंचे पोस्ट का पुलिस अधिकारी था। उसका रौब ऐसा था कि थाने का इंचार्ज भी भागता हुआ बाहर आ गया। मैं सहम गया। मुझे लगा अब ये बड़ा अफसर भी मुझे सड़क पर गिरा देखकर डांटेगा या मारेगा। मैंने सर झुका लिया और जल्दी जल्दी अपने टूटे कप और प्लेट समेटने लगा। तभी वो चमकते हुए जूते मेरे कांपते हाथों के पास आकर रुक गए। मेरी धड़कनें जैसे थम गई हों। मैंने सोचा अब ठोकर पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरी दुनिया बदल दी। वो अधिकारी अचानक मेरे सामने झुक गया। उसके मजबूत हाथों ने मेरे बाजू थामे और मुझे सहारा देकर उठाने लगे। मैं हैरानी से पत्थर का हो गया। डरते डरते मैंने उसकी ओर देखा और जैसे ही उसकी आंखों में नजर डाली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आंखें, वही माथा, वही नाक। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो मेरा अमर था। मेरी जुबान सूखकर तलवे से चिपक गई। कांपते हाथों से मैंने उसके चेहरे को छुआ तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो तड़प कर मेरे गले से लिपट गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, पापा, मैं जिंदा हूँ, मैं आपका अमर हूँ। ये मंजर देखकर वहां खड़ा हर इंसान हैरान रह गया। अभी जो सिपाही मुझे बेइज्जत कर रहा था, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैंने अमर के सीने पर सर रखकर जो सुकून महसूस किया, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मुझे लगा जैसे किसी मुर्दे में फिर से जान डाल दी गई हो। मैंने रोते हुए उससे पूछा, बेटा, तुम तो मर गए थे, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। वो बोला, नहीं पापा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सर पर गहरी चोट लगी और मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। वो लाश मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी, जिसने शायद हादसे के समय मेरी घड़ी उठा ली थी
या वो गिर गई थी। मुझे एक भला इंसान अस्पताल ले गया, उसने मेरा इलाज करवाया। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। उसी भले आदमी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे पुलिस अधिकारी बनने तक का सहारा दिया। कुछ दिन पहले एक मुजरिम का पीछा करते समय मेरे सर पर फिर चोट लगी और अचानक से मेरी याददाश्त लौट आई। मुझे अपना गांव, आप और माँ सब याद आ गया। मैं तुरंत गांव गया, लेकिन पता चला आप लोग शहर चले आए हैं। मैं पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा था और आज ऊपर वाले ने मुझे आपसे मिला ही दिया। अमर की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। उसने उस सिपाही की ओर देखा जो कांप रहा था। अमर गरजती हुई आवाज में बोला कि तुमने वर्दी का मान तोड़ा है। ये वर्दी अब तुम्हारे जिस्म पर रहने के काबिल नहीं है। इसे तुरंत गिरफ्तार करो। अगले ही पल उसे हथकड़ी लगाकर हवालात भेज दिया गया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन वार सीधा होता है। वो सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। अमर ने मेरा हाथ थामा और कहा कि पापा, अब ये सड़क आपकी जगह नहीं है। मैं अपने मेले कपड़ों की ओर देख रहा था, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में मैंने उसे बताया कि तेरी माँ तेरी मौत की खबर सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और अब हम एक टूटी झोपड़ी में रहते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। जब हम वहां पहुंचे और उसने पारुल की हालत देखी तो वो रो पड़ा। पारुल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वो चीखने लगी कि मेरा अमर मर चुका है, तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ी मुश्किल से हम उसे संभाल कर अमर के सरकारी घर लाए, जहां डॉक्टर ने दवा और सुकून देकर उसे शांत किया। अमर ने मुझे नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए और फिर अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और सेठ उज्जवल जी ने अपनाया और अपना वारिस बनाया, लेकिन अब उनका सगा भाई जीवन जायदाद के लालच में उसका दुश्मन बन चुका है। उसी रात एक अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आया कि राज को मत खोदना, वरना अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह पारुल की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो अतीत में अटकी हुई थी और अमर को स्कूल जाने वाला बच्चा समझ रही थी। तभी जीवन घर में घुस आया। उसने कुछ कागज और फाइलें मेज पर फेंकते हुए धमकी दी कि वो साबित कर देगा कि अमर सेठ उज्जवल का असली वारिस नहीं है। अमर ने उसकी धमकी की परवाह नहीं की। उसने गांव फोन करके उस लड़के के बारे में तफ्तीश शुरू करवाई, जिसकी लाश का अंतिम संस्कार मैंने अपने बेटे को समझकर किया था। तभी अचानक बिजली चली गई और अंधेरे को चीरती हुई गोली की आवाज गूंजी। एक गोली अमर के बाजू को छूकर निकल गई। हमलावर भाग गया, लेकिन एक खत छोड़ गया जिस पर लिखा था कि राज को मत खोदना, वरना अगली गोली सीने में लगेगी। ये पढ़कर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अमर की आंखों में अब डर नहीं, पक्का इरादा था। उसने मजबूत आवाज में कहा, पापा, अब सच सामने आकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। गोली की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे आसमान को किसी ने बीच से फाड़ दिया हो और उसकी दरार अब भी हवा में थरथरा रही हो। अमर के बाजू से खून की एक पतली धार बह रही थी, लेकिन वो खून सिर्फ उसके जिस्म से नहीं निकल रहा था। मुझे लग रहा था जैसे हर बूंद मेरे सीने के अंदर से टपक रही हो, जैसे किसी ने मेरे दिल में फिर से वही पुराना घाव खोल दिया हो जिसे मैं बड़ी मुश्किल से सिल पाया था। मैंने कांपते हाथों से उसका बाजू पकड़ लिया और मेरी आवाज खुद मेरे कानों को पराई लगी। बेटा, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? और वो हल्की सी मुस्कान ले आया, वही मासूम मुस्कान जो बचपन में गिरने के बाद भी कहती थी कि मैं ठीक हूँ पापा, कुछ नहीं हुआ, बस छूकर निकली है। लेकिन मैं बाप था। मैं जानता था कि गोली चाहे जिस्म को हल्का सा छुए, मैं जानता था कि गोली चाहे जिस्म को हल्का सा छुए, वो दिल के आर पार चली जाती है। घर के बाहर अंधेरा गहरा हो गया था। बिजली अब तक नहीं आई थी। चारों तरफ एक दबा हुआ सन्नाटा था, जैसे हवा भी डर के मारे धीरे चल रही हो। और जमीन पर वो कागज पड़ा था जिस पर मोटे शब्दों में लिखा था कि उस राज को मत खोदना, अगली गोली सीने में लगेगी। मैंने वो खत उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, शब्द भी धुंधले पड़ रहे थे, शायद आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रोनिहाई आवाज में कहा, बेटा, छोड़ दे ये सब, हमें किसी राज से क्या लेना देना। तू मिल गया हमें, हमारे लिए यही बहुत है। मेरी बात पर अमर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई फैसला अपने अंदर की अदालत से सुन रहा हो। पापा, अगर उस दिन सच में मैं मर जाता तो क्या आप ये जानना नहीं चाहते कि मुझे किसने मारा? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी साफ सच्चाई थी। मैंने सर झुका लिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। रात बहुत लंबी थी, इतनी लंबी
कि हर मिनट एक साल जैसा लग रहा था। डॉक्टर आया, पट्टी हुई, खून रुक गया, लेकिन मेरे अंदर जो डर बह रहा था वो नहीं रुका। पारुल कमरे में बैठी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर अमर को, और मासूमियत से पूछती कि अमर स्कूल नहीं जाओगे, देर हो जाएगी। उसकी आवाज में समय अटक गया था, जैसे वो आज में नहीं 10 साल पीछे जी रही हो। अमर उसके पास गया, जमीन पर बैठ गया और उसके घुटनों पर सर रख दिया। माँ, आज छुट्टी है। पारुल ने उसके बालों को सहलाया और धीमे से बोली कि तुम बड़े हो गए हो, पर मेरे लिए अभी भी छोटे हो। मैंने उस पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया, क्योंकि इतने सालों के बाद भी माँ का दिल उम्र नहीं देखता, वो बस धड़कन पहचानता है। लेकिन उसी घर की दीवारों के बाहर मौत की धमकी लिखी जा चुकी थी। सुबह सूरज निकला तो दुनिया आम लग रही थी, पर हमारे घर की हवा बदल चुकी थी। उसमें बेचैनी घुल गई थी। अमर अपने कमरे में बैठा फाइलें देख रहा था। सेठ उज्जवल जी की वसीयत, फैक्ट्री के कागज, अस्पताल की रिपोर्ट, हर दस्तावेज को वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे उनमें कोई दबा हुआ सच सांस ले रहा हो। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। वो अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो एक अफसर था। उसकी आंखें पढ़ रही थी, पर उसका दिमाग अतीत की गलियों में दौड़ रहा था। पापा, उसने बिना ऊपर देखे कहा, जिस लड़के की लाश आपने मेरी समझकर जलाई, उसका नाम रोहित था। मेरे हाथ से सहारा छूट गया। कौन था वो? गरीब मजदूर का बेटा। उसी रात शहर आया था, नौकरी की तलाश में। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने सोचा वो भी तो किसी का अमर होगा। अमर ने आगे कहा, और पापा, उसका केस बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा है अनजान गाड़ी की टक्कर की वजह से मौत, लेकिन न गाड़ी का नंबर, न कोई गवाह। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें सख्त थी, मतलब शायद वो हादसा नहीं था। कमरे में खामोशी फैल गई। मुझे मुर्दाघर की ठंडी दीवारें याद आने लगी, वो सड़ी हुई लाश, कलाई पर बंधी घड़ी, और मेरा बिखर जाना। क्या मैंने अपने बेटे की चिता पर किसी और का सच जला दिया था? अमर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन सेठ उज्जवल जी के अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हुए, और कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। अगर मैं नहीं रहता तो जायदाद किसे मिलती? मेरे मुंह से खुद निकला, जीवन को। हम दोनों चुप हो गए, क्योंकि अब धुन साफ होने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमर का भरोसेमंद सिपाही राजीव अंदर आया। उसने बताया कि अस्पताल के बाहर का पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है। थोड़ा धुंधला है, लेकिन उसमें एक आदमी आपको गाड़ी से उतारकर छोड़ रहा है। उसके हाथ पर सांप का टैटू है। अमर की आंखें सिकुड़ गईं। विक्रम, जीवन का खास आदमी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो ये खेल उसी दिन से शुरू हुआ था। फिर राजीव चला गया। अमर ने धीमे से कहा, पापा, ये सिर्फ जायदाद का मामला नहीं है, ये लालच की जड़ है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच के रास्ते पर कांटे ज्यादा होते हैं बेटा। वो हल्का सा मुस्कुराया। पर पापा, आपने ही तो सिखाया था, वक्त की पाबंदी इंसान को बड़ा बनाती है। उसने अपनी कलाई देखी। वही घड़ी चमक रही थी। उसकी टिक टिक जैसे कह रही थी, सच देर से आता है, पर एक दिन आता जरूर है। फिर शाम को खबर आई कि रोहित की माँ, जो शहर की झुग्गी में रहती थी, अचानक से गायब हो गई। मैंने अमर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने कहा, अब ये सिर्फ मेरा मामला नहीं रहा, ये उस माँ का भी है जिसने अपना बेटा खोया है। मैंने महसूस किया कि ये कहानी अब खुलने लगी है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना जख्म खुद बोलने से पहले समय लेता है। रात फिर उतर आई, पर इस बार मैं डरकर नहीं बैठा। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि अगर मेरा बेटा सच के लिए खड़ा है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ चाय बेचने वाला बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। मैं सुमित हूँ, और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार घर का सन्नाटा पहले जैसा टूटा हुआ और बेबस नहीं था। उसमें एक अजीब सा इंतजार था, जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों और सच के कदमों की आहट सुनना चाहती हों। अमर देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। टेबल पर फैली फाइलें, लैपटॉप की नीली रोशनी और दीवार पर टंगी घड़ी की लगातार चलती टिक टिक, तीनों मिलकर उसे याद दिला रही थी कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे इंसान का दिल दर्द से क्यों न ठहर जाए। मैं आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ था। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी कि ऐ ऊपर वाले, इस बार मेरे बेटे को बचा लेना। पिछली बार तो मैंने उसे खोकर फिर पाया है, अब मुझसे दोबारा वो अंधेरा सहा नहीं जाएगा। और अंदर कमरे से पारुल की धीमी आवाज आ रही थी। वो खुद से ही बातें कर रही थी। अमर को दूध दे दिया है? क्या स्कूल का बैग तैयार है या नहीं?
उसकी दुनिया अभी भी 10 साल पीछे अटकी हुई थी। उसका आज बीत चुका था और वो उसी कल में जी रही थी जहां उसका बेटा अभी स्कूल जाता था। मेरा दिल हर बार ये सुनकर चिढ़ जाता। तभी अमर बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर आंखों में एक ठोस फैसला था। पापा, रोहित की माँ का फोन आखिरी बार शहर के पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में ट्रेस हुआ है। मैं चौंक गया। वहीं जहां सेठ जी की पुरानी फैक्ट्री थी। उसने सर हिलाया। वो फैक्ट्री जो सेठ उज्जवल जी के जाने के बाद बंद पड़ी थी, अब फिर से इस कहानी का हिस्सा बन रही थी, जैसे अतीत अपने दरवाजे खुद खोल रहा हो। मैं अभी जा रहा हूँ, अमर ने कहा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अकेले मत जा बेटा। इस पर उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब मैं अकेला नहीं हूँ पापा, मेरी टीम साथ है। लेकिन एक बाप के लिए बेटा कभी अफसर नहीं बनता। वो हमेशा उसका वही बच्चा रहता है जो उंगली पकड़कर चला करता था। कुछ देर के बाद गाड़ियों की धीमी आवाज दूर से कहीं सुनाई दी। सायरन नहीं बजाया गया था। अमर नहीं चाहता था कि किसी को भनक लगे। मैं वहीं बैठा हर गुजरते पल के साथ अपने दिल की धड़कनें गिनता रहा। उधर पुरानी फैक्ट्री का जंग लगा गेट धक्का देकर खोला गया। अंदर सीलन और जले हुए तेल की मिली जुली गंध हवा में तैर रही थी। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी, जैसे वो जगह खुद कोई राज छुपाए हुए बैठी हो। अमर सावधानी से आगे बढ़ा। तभी एक कमरे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर रोहित की माँ बंधी हुई मिली, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में जमे हुए डर की परतें। तब अमर ने झुककर उसकी रस्सियां खोली। डरिए मत, आप सुरक्षित हैं, वो कांपती आवाज में बोली। साहब, वो लोग कह रहे थे अगर मैंने उस रात के बारे में किसी को कुछ बताया तो वो मुझे भी खत्म कर देंगे। अमर ठिठक गया। कौन लोग? क्या देखा आपने? उसने रोते हुए कहा। उस रात मुझे रोहित ने फोन किया था। बोला, माँ एक बड़ी गाड़ी बहुत तेज आ रही है, जैसे जानबूझकर। फिर अचानक फोन कट गया। अगले दिन पुलिस ने कहा हादसा था, लेकिन मैंने देखा था कि साहब, वो गाड़ी सड़क से मुड़ी और इस फैक्ट्री के अंदर गई थी। अमर की आंखों में एक तेज चमक उभरी। मतलब हादसा सड़क पर नहीं हुआ था। रोहित को कहीं और टक्कर मारी गई, फिर उस सड़क पर फेंका गया और उसी अफरा तफरी में अमर भी घायल मिला। उस रात दो जिंदगियां निशाने पर थीं। घर पर बैठे बैठे मुझे जैसे हवा बदलती महसूस हुई। तभी फोन बजा। पापा, रोहित की माँ मिल गई है, वो जिंदा है। मेरे सीने से बोझ उतर गया। और बेटा? कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी भारी आवाज आई। पापा, जिस फैक्ट्री में घोटाले के कागज बदले गए थे, उसी रात वहां कुछ बड़ा हुआ था। शायद रोहित ने सब देख लिया था। मेरे हाथ कांप गए। तो ये सिर्फ जायदाद का मामला नहीं था, ये गवाही का मामला था। और रोहित गवाह बन गया था, बिना चाहे। फिर सुबह जब अमर लौटा तो उसके कपड़ों पर धूल थी, आंखें लाल थी, पर चेहरा पहले से ज्यादा सख्त। पारुल दरवाजे पर बैठी थी। उसने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, आज स्कूल से देर कर दी आने में। तो अमर उसके पास बैठ गया। माँ, आज मास्टर जी ने छुट्टी दे दी है। तब पारुल ने उसके माथे को चूम लिया और मैं ये मंजर देखता रहा। एक तरफ माँ का टूटा हुआ वक्त, दूसरी तरफ बेटे का सख्त हाल, और बीच में मैं जो दोनों के बीच पुल बना हुआ खड़ा था। अमर मेरे पास आया। पापा, जीवन ने सिर्फ मुझे हटाने की कोशिश नहीं की थी। उस रात फैक्ट्री के गोदाम में नकली कागज बदले गए थे। रोहित ने देख लिया, इसीलिए उसे भी खत्म कर दिया गया। मेरी सांसें भारी हो गईं और अब वो डर गए कि सच बाहर आ जाएगा। मैंने धीमे से कहा, बेटा, सच जितना बड़ा होता है, दुश्मन भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। अमर ने मेरी आंखों में देखा। लेकिन पापा, इस बार हमारे पास सबूत है। रोहित की माँ गवाही देगी और सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। उसकी कलाई पर वही घड़ी चमक रही थी, टिक 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 टिक, जैसे वक्त खुद कह रहा हो कि सच देर से ही सही, पर सामने जरूर आएगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि अब डर से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मेरा बेटा लौट आया है। और इस बार वो सिर्फ मेरा अमर नहीं है, वो उन सबका अमर है जिनकी आवाज को पैसों और ताकत के नीचे दबा दिया जाता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऊपर वाले, अब जो भी सच है उसे पूरा सामने ले आना। आधा सच सबसे खतरनाक होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि ऐ ऊपर वाले, अब जो भी सच है उसे पूरा सामने ले आना। आधा सच सबसे खतरनाक होता है। तभी हल्की हवा सी चली, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जवाब दिया हो, अभी बहुत कुछ बाकी है और कहानी अब अपने असली मोड़ की तरफ बढ़ रही है। उस दिन के बाद हमारे घर की कोई भी सुबह आम नहीं रही। हर दरवाजे की हल्की सी आहट पर दिल तेज धड़क उठता।
हर फोन की घंटी जैसे किसी नए मोड़ की खबर लेकर आती। अमर ने रोहित की मां को सेफ जगह भिजवा दिया। पुलिस सिक्योरिटी लगा दी गई। लेकिन हम जानते थे कि जिन लोगों के हाथ इतने लंबे हों कि वो एक जिंदा इंसान की सांसें छीन सकें, उनके इरादे भी छोटे नहीं होते। मैं अक्सर सोचता, अगर उस रात वो घड़ी रोहित की कलाई में ना होती तो क्या सच कभी सामने आता, या मैं सारी उम्र अपने ही बेटे की चिता की राख को सच मानकर जीता रहता। ये सोचकर मेरी आत्मा कांप जाती। एक शाम अमर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। पहली बार मैं उसके सरकारी ऑफिस में गया। दीवार पर चमकती नेम प्लेट देखी जिस पर लिखा था अमर सुमित सिंह। ये देखकर मेरा सीना गर्व से भर आया। जिस बेटे को मैंने शमशान तक कंधा दिया था, वो आज न्याय की कुर्सी पर बैठा था। लेकिन उसकी आंखों में उस समय गर्व नहीं, चिंता थी। पापा, मुझे एक और बात पता चली है, उसने गंभीर लहजे में कहा। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। उस रात फैक्ट्री में सिर्फ कागज नहीं बदले गए थे, वहां एक सीक्रेट लॉकर भी था। सेठ उज्जवल जी ने अपनी असली वसीयत और घोटाले के सबूत उसी में रखे थे। हादसे के बाद वो लॉकर गायब कर दिया गया। मतलब? मैंने धीरे से पूछा। मतलब जीवन को डर था कि अगर मैं कभी लौट आया तो वो लॉकर उसके सारे खेल को खत्म कर देगा। और वो लॉकर अब कहाँ है? शायद अभी भी उसी फैक्ट्री में कहीं छिपा है। उस रात वहां आग भी लगाई गई थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सच को सचमुच जलाने की कोशिश की गई थी। उसी रात अमर ने टीम के साथ फैक्ट्री की फिर से तलाशी शुरू करवाई। इस बार कोई कोना अधूरा नहीं छोड़ा गया। हर टूटी मशीन, हर जली लकड़ी, हर दीवार को हटाकर देखा गया। मैं दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। वो जगह मेरे लिए सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बदली थी। अचानक एक सिपाही की आवाज गूंजी, सर, यहाँ पर कुछ है। जले हुए ऑफिस के फर्श के नीचे लोहे का एक छोटा ढक्कन मिला। उसे हटाया गया तो नीचे आधा जला हुआ पुराना लॉकर दिखाई दिया। वो बंद था, लेकिन जैसे अंदर से सच दस्तक दे रहा हो। अमर खुद झुका, उसने धूल हटाई। मेरे हाथ दूर खड़े कांप रहे थे, पर उसके हाथ ठहरे हुए थे। लॉकर तोड़ा गया। अंदर फाइलें थी और एक पेन ड्राइव। फाइल खोली गई। उसमें सेठ उज्जवल जी की असली वसीयत थी। साफ शब्दों में लिखा था कि जायदाद का वारिस वही होगा जिसे उन्होंने बेटे की तरह पाला, यानी अमर। और साथ ही फैक्ट्री के घोटाले के पूरे दस्तावेज मौजूद थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब साफ था। इसलिए मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश की गई, इसलिए रोहित को रास्ते से हटाया गया, इसलिए हमें धमकियां मिल रही थी। लेकिन कहानी अभी और खुलनी थी। पेन ड्राइव चलाई गई। उसमें फैक्ट्री के अंदर का सीसीटीवी फुटेज था। साफ साफ दिखाई दे रहा था जीवन और उसका आदमी विक्रम नकली कागज बदलते हुए बाहर। वहीं काली गाड़ी खड़ी थी। अमर ने स्क्रीन रोक दी और शांत लहजे में कहा, अब वो बच नहीं सकता। अगले दिन जीवन को अदालत में पेश किया गया। इस बार सिर्फ जायदाद के झगड़े में नहीं, बल्कि मर्डर की साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में। जब कोर्ट में फुटेज चलाया गया तो सन्नाटा छा गया। जीवन का चेहरा उतर चुका था। उसने आखिरी बार अमर की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, तू बच कैसे गया? और अमर ने बस एक बार मेरी तरफ देखा। उस नजर में ना गुस्सा था, ना बदला, बस न्याय हो चुका था। फैसला आने में समय लगा, लेकिन फैसला मजबूत था। जीवन को उम्र कैद और विक्रम को कड़ी सजा सुनाई गई। रोहित की मां को न्याय मिला। सरकार की ओर से कंपनसेशन मिला। अमर ने खुद जाकर उनका घर ठीक करवाया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे बेटे की वर्दी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि इंसाफ की जिम्मेदारी भी है। हमारे घर में भी धीरे धीरे उजाला लौटने लगा। पारुल अब अमर को पहचानने लगी। कभी कभी उसका चेहरा पकड़कर पूछती, तू सच में मेरा अमर है ना? और अमर हर बार मुस्कुराकर कहता कि हाँ माँ, मैं ही आपका अमर हूँ और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दरवाजे पर बैठकर ये सब देखता और सोचता कि ऊपर वाला इंसान को जितना गिराता है, उससे दुगना उठाने का हुनर भी उसी में है। एक दिन अमर मेरे पास बैठा और बोला, पापा, क्या आप फिर से चाय का ठेला लगाना चाहेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ बेटा, पर इस बार मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से। आज थाने के सामने पक्का सा छोटा ढाबा है। नाम वही है, सुमित चाय वाला। फर्क बस इतना है कि अब वहाँ किसी बूढ़े को कोई धक्का नहीं देता। और जो सिपाही मुझे सड़क पर घसीटता था, अब वो नौकरी से बाहर है। उसने कई बार माफी मांगी और मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि नफरत दिल को जलाती है और माफी आत्मा को सुकून देती है। आज शाम मैं उसी सड़क पर बैठा हूँ, लेकिन अब मैं टूटा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैंने अपना बेटा खोकर फिर पाया है। मैंने अपनी इज्जत गिरते देखी है और फिर उठते भी देखी।
जब कभी हवा में दूर कहीं गोली की आवाज जैसे कोई गूंज सुनाई देती है, तो मैं अब घबराता नहीं, बस अपनी कलाई की तरफ देखता हूँ, जहाँ वही घड़ी अमर की कलाई पर चमकती है। टिक 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 वक्त चलता रहता है, और सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन सांस लेकर बाहर आ ही जाता है। दिन बीतते गए, पर अब जिंदगी ने भागना छोड़कर ठहरकर चलना सीख लिया था। पहले हर सुबह डर की धुंध में लिपटी हुई खुलती थी, जैसे सूरज भी सहमा सहमा उगता हो, और अब वही सुबह उम्मीद की हल्की सुनहरी रोशनी लेकर आती थी। घर के आंगन में हवा पहले से हल्की लगती थी, और दिल पर रखा बोझ धीरे धीरे उतरने लगा। थाने के सामने मेरा छोटा सा ढाबा अब सिर्फ चाय बेचने की जगह नहीं रहा था, वो मेरी टूटी हुई इज्जत के दोबारा खड़े होने का गवाह बन चुका था। वहां सिर्फ उबलती हुई केतली की आवाज नहीं आती थी, बल्कि लोगों की हंसी बातचीत और इज्जत के शब्द भी गूंजते थे। पुराने सिपाही अब नए लोगों को खुद समझा देते कि सुमित जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। मैं बाहर से शांत बैठा रहता, पर अंदर कहीं एक सुकून की नदी बहती रहती। जो आदमी कभी सड़क पर घसीटा गया था, वही आज उसी जगह इज्जत से बैठा हुआ था। लेकिन जिंदगी जब बहुत सीधी लकीर में चलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई नया मोड़ इंतजार कर रहा है। एक रात अमर देर से घर लौटा। उसके कदमों की आहट में थकान थी, वर्दी पर धूल जमी थी, और चेहरे पर दिन भर की भाग दौड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बिना कुछ कहे पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। उसने एक ही सांस में पानी पिया, जैसे सिर्फ गला ही नहीं, अंदर की बेचैनी भी बुझानी हो। मैंने धीरे से पूछा कि क्या बात है। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है पापा। मेरा दिल जैसे फिर से पुराने डर की तरफ लौट आया। मैंने उसे याद दिलाया कि जीवन तो जेल में है ना, तो अब और क्या बाकी है। फिर उसने गंभीर लहजे में बताया कि फैक्ट्री के घोटाले में जीवन अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी बड़े लोग थे, जिनके नाम अभी सामने नहीं आए थे। जिसने उस रात गोली चलवाई थी, वो सिर्फ जीवन नहीं था, कोई और भी था, जो अब भी बाहर है। कमरे की हवा भारी हो गई। पारुल अंदर सो रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं था, पर उसकी आत्मा अभी भी नाजुक थी। हम उसे फिर से किसी तूफान में नहीं धकेल सकते थे। कुछ ही दिनों के बाद अमर को ट्रांसफर ऑर्डर मिला। नई पोस्टिंग, बड़ा शहर और बड़े अपराध। मैंने कागज हाथ में लिया तो मन जैसे ठहर सा गया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो जा रहा है। तब उसने सिर्फ इतना कहा कि ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। उस शब्द में उसकी पूरी जिंदगी समाई थी। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर रही। मैंने उसे एक बार खोया था, फिर चमत्कार की तरह पाया, और अब डर था कि कहीं ये ड्यूटी उसे फिर से मुझसे दूर न कर दे। सुबह वो खुद मेरे पास आकर बैठा। उसने कहा कि इस बार वो हमें साथ लेकर जाएगा, ढाबा यहीं रहेगा, किसी भरोसेमंद को संभालने के लिए रख देगा। उसने साफ कहा कि वो हमें फिर अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि समय ने कितना कुछ बदल दिया है। कभी मैं उसके लिए दुनिया से लड़ता था, और आज वो मेरे लिए दुनिया छोड़ने को तैयार था। फिर जब पारुल को बताया गया कि हम नए शहर जा रहे हैं, तो वो कुछ देर चुप रही। फिर उसने शांत लहजे में कहा कि अमर जहाँ रहेगा, वो वहीं रहेगी। उसकी आवाज में इस बार वहम नहीं था, पहचान थी, जैसे समय ने उसकी टूटी यादों को धीरे धीरे जोड़ दिया हो। नया शहर बड़ा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार सड़कें और अपराध की नई कहानियां। अमर अब बड़े अपराधियों के खिलाफ खड़ा हुआ था। अखबारों में उसका नाम आने लगा। उसे ईमानदार अधिकारी कहा जाने लगा। मैं हर सुबह उसकी तस्वीर देखता और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना करता कि ऊपर वाला उसको हमेशा सुरक्षित रखे। लेकिन एक दिन टीवी पर खबर आई कि एक पुलिस अधिकारी पर हमला हुआ है। स्क्रीन पर अमर की झलक दिखी। अस्पताल के बाहर हलचल मची थी। वो गंभीर रूप से घायल नहीं था, पर ऑपरेशन के दौरान उस पर फायरिंग हुई थी। मेरे हाथ से कब छूट गया। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसके कंधे पर हल्की चोट थी, पर वो शांत बैठा था। मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा कि अब बस बहुत हो गया, हर लड़ाई उसे ही क्यों लड़नी है। उसने कुछ पल मेरी ओर देखा और कहा कि अगर वो नहीं लड़ेगा तो कोई और सुमित सड़क पर घसीटा जाएगा। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने समझ लिया कि ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये उसका धर्म है। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वो शादी करना चाहता है। मैं चौंका, फिर मन ही मन खुश भी हुआ। उसने बताया कि वो लड़की एक डॉक्टर है, उसका नाम सिमरन है, उसी अस्पताल में काम करती है जहां मैं उस दिन पहुंचा था। पारुल की आंखों में बरसों के बाद चमक लौटी। घर में फिर से तैयारियां शुरू हुई। शादी सादगी से हुई, पर इज्जत के साथ। फेरों के समय मैंने आसमान की ओर देखा और सोचा कि जीवन कितने रंग दिखाता है।
आज मेरे घर में फिर बच्चों की हंसी गूंजती है। पारुल पोते को कहानियां सुनाती है। अमर शाम को घर लौटकर सबसे पहले मेरे पास बैठता है और कहता है कि मेरी बनाई चाय जैसी चाय उसे कहीं नहीं मिलती। मैं मुस्कुरा देता हूँ। कभी मैं सड़क पर गिरा हुआ एक बेबस बूढ़ा था, आज मैं उसी बेटे का बाप हूँ जिसे लोग सैल्यूट करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि इंसान गिरता है, टूटता है, रोता है, पर अगर भरोसा नहीं छोड़ता तो वही ताकत उसे फिर से खड़ा कर देती है। और अब जब शाम की हवा चलती है तो उसमें डर की सरसराहट नहीं होती, उसमें सुकून का संगीत होता है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और जिंदगी को राख में उठते हुए भी देखा। शादी के बाद घर सचमुच घर बन गया था। दीवारों पर जैसे उजाला टिकने लगा था। सिमरन के कदमों की आहट में अपनापन था और पारुल के चेहरे पर बरसों बाद वैसी चमक लौटी थी जैसे नई दुल्हन की माँ के चेहरे पर होती है। वो सिमरन को बहू नहीं बेटी कहती थी। शाम को जब अमर ड्यूटी से लौटता, सिमरन दरवाजे तक जाती, उसके कंधे से बैग लेती और मैं बरामदे से ये मंजर देखता हुआ अंदर ही अंदर ऊपर वाले का शुक्र अदा करता। पर सुकून की एक तस्वीर में एक महीन दरार थी जो सिर्फ मेरी नजर पकड़ पा रही थी। अमर पहले जैसा खुलकर नहीं हंसता था। उसकी मुस्कान होती थी पर आंखें साथ नहीं देती थी। वो घर में मौजूद रहता मगर उसका मन जैसे किसी अनदेखे नक्शे पर अटका रहता। कभी अचानक फोन साइलेंट करके बाहर चला जाता, कभी आधी रात तक फाइलों में डूबा रहता। कई बार उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी चमक उठती, वही बेचैनी जो उस रात दिखी थी जब फैक्ट्री का सच राख से बाहर आ रहा था। एक शाम में उसके कमरे में गया। वो टेबल पर झुका हुआ कुछ पढ़ रहा था। कागजों पर उंगलियां ठहरी थी पर अंदर कोई तूफान चल रहा था। मैंने धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? उसने फाइल तुरंत बंद कर दी, जैसे शब्दों को भी बंद कर देना चाहता हो। बोला, हाँ पापा, बस एक पुराना केस है। पर उसकी आवाज में वो सुकून नहीं था जो एक बेटे की आवाज में अपने बाप के सामने होता है। उसमें छुपाव था। उस रात बरामदे में बैठा था तो मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। वो धीमे लहजे में कह रहा था कि वो किसी को खतरे में नहीं डालेगा, पर अगर वो आदमी सच में वापस आ गया है तो बात यहीं खत्म नहीं होगी। मेरे अंदर का बाप तभी चौकन्ना हो गया। कौन वापस आया है? कौन सा अधूरा हिस्सा फिर से खुल रहा है? 2 दिन बाद सुबह एक अजनबी घर के बाहर खड़ा मिला। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में ठंडा सन्नाटा। उसने पूछा कि क्या ये अमर साहब का घर है? मैंने हाँ कहा और नाम पूछा। उसने कहा, मैं राघव मल्होत्रा। ये नाम मेरे लिए अनजाना था, पर जैसे ही अमर बाहर आया और उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी तो मानो हवा का तापमान बदल गया। दोनों के बीच खामोशी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। अमर ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। राघव ने शांत लहजे में कहा कि जिस खेल को अमर खत्म समझ रहा है वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। उस एक वाक्य ने हमारे घर की दीवारों में फिर से कपकपाहट भर दी। राघव ने बताया कि वो पहले जीवन के लिए काम करता था, पर असली दिमाग जीवन नहीं था। उसके पीछे एक और आदमी था, ध्रुव अरोड़ा। शहर का बड़ा कारोबारी, पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों में गहरी पकड़ रखने वाला। फैक्ट्री का घोटाला उसी ने रचा था। जीवन सिर्फ एक मोहरा था जिसे आगे करके खुद पीछे सुरक्षित खड़ा रहा। जब अमर का एक्सीडेंट हुआ तो ध्रुव ने समझा रास्ता साफ हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अमर जिंदा है, उसने खुद को पूरे खेल से अलग दिखाना शुरू कर दिया। सबूत मिटा दिए, नाम हटवा दिए, फाइलें गायब कर दी। अमर ने उससे पूछा कि क्या वो ये सब साबित कर सकता है। राघव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें अकाउंट्स का डेटा था, ट्रांजैक्शन, फर्जी कंपनियां, नकली बिल, सब कुछ था। उसने कहा कि उसे सिक्योरिटी चाहिए, वरना वो भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं समझ गया कि अब यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं, जानलेवा भी हो सकती है। उस रात घर में कोई नहीं सोया। सिमरन ने धीमे से पूछा कि क्या फिर से वही सब शुरू होगा। अमर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि इस बार वो अकेला नहीं है, पर मैं जानता था कि सच की राह लंबी भी होती है और कांटों से भरी भी। अमर ने सीक्रेट तौर पर तलाशी शुरू कर दी। बाहर से सब आम दिख रहा था, अखबारों में कोई हलचल नहीं थी, पर अंदर ही अंदर दस्तावेज खुल रहे थे। पुराने खातों की परतें हट रही थी, गवाहों से चुपचाप पूछताछ हो रही थी। और तभी एक सुबह खबर मिली कि हमारे ढाबे में आग लगा दी गई। मैं वहां पहुंचा तो बस राख ही थी। जली हुई लकड़ियों की गंध में मेरी बरसों की मेहनत, मेरी वापसी की कहानी, सब धुएं में तैर रहे थे। मैंने हाथ राख में डाले, उंगलियां काली हो गईं। तभी अमर भी वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा कि ये सीधा हमें डराने का और तोड़ने का काम है। इस बार मैंने उसे रोका नहीं। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है।
मेरी आवाज में अब डर नहीं था, अनुभव था। उसी शाम खबर आई कि राघव गायब हो गया। फोन बंद, घर खाली, कोई भी सुराग नहीं। जिसने सच का दरवाजा खोला था, अब वही हवा में घुल गया। इसी तरह कहानी और ज्यादा उलझ गई। क्या वो सच में हमारी मदद कर रहा था, या ये भी किसी बड़ी चाल का हिस्सा था? पारुल मेरे पास बैठी और बोली कि शांति कभी लंबे समय तक टिकती नहीं है। आदमी को हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उसे देखा। जो औरत कभी सदमे से टूट गई थी, वही आज सबसे मजबूत थी। ध्रुव अरोड़ा ने सीधे कुछ नहीं किया, पर दबाव हर तरफ से आने लगा। पॉलिटिकल फोन कॉल ट्रांसफर की फाइल फिर खुल गई, पर इस बार अमर नहीं झुका। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, शांत चेहरे के साथ सबूत सामने रखे। पहली बार ध्रुव अरोड़ा का नाम खुलेआम लिया और पूरा शहर हिल गया। टीवी चैनल्स पर बहस शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया। अब कहानी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ सच, दूसरी तरफ ताकत, और मैं सुमित फिर एक मोड़ पर खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं घिसटता हुआ आदमी था, आज मैं सीधा खड़ा था। अब आगे क्या होगा, ये अब सिर्फ अमर की हिम्मत पर नहीं, किस्मत की अगली चाल पर भी निर्भर था। पर इस बार अगर तूफान आएगा तो हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने गिरकर उठना सीख लिया है। और अब हमें पता है कि राख से भी कहानी दोबारा शुरू की जा सकती है। ढाबे की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे घर के अंदर जो आग जल चुकी थी, वो बदले की नहीं बल्कि रेजोल्यूशन की थी। एक ऐसा रेजोल्यूशन जो शोर नहीं करता, पर अंदर बहुत गहराई तक जलता रहता है। अमर अब पहले जैसा चाल में आ जाने वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं बल्कि एक गहराई थी, जैसे उसने अपने अंदर के तूफान को बांधकर शांत समुद्र में बदल दिया हो। उसने तय कर लिया था कि इस बार वो सच को अधूरा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने जल्दबाजी करने के बजाय हौसले को अपना हथियार बनाया। उसने ध्रुव अरोड़ा पर सीधा हमला करने के बजाय उसकी पूरी दुनिया को समझना शुरू किया। उसके पुराने कमर्शियल सौदों की फाइलें निकाली गईं, उसके ट्रस्टों के नाम पर चल रही कंपनियों की जांच की गई, उन खातों को खंगाला गया जिनमें दान के नाम पर धन घूम रहा था, लेकिन असल में वो काला पैसा था जो शहर की धड़कनों को चुपचाप कंट्रोल करता था। अमर हर दस्तावेज को ऐसे पढ़ता जैसे वो शब्द नहीं बल्कि किसी अपराध की धड़कनें सुन रहा हो। इस पूरे समय एक कमी हवा में तैरती रही, और वो थी राघव की गुमशुदगी। वो आदमी जो सच लेकर हमारे पास आया था, अचानक से गायब हो गया था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अगर वो पकड़ा गया होगा तो उसने क्या बताया होगा, और अगर वो जिंदा है तो किस हालत में होगा। ये बात हर रात हमारे घर के सन्नाटे में गूंजती रहती थी। इसी बेचैनी के बीच वो लिफाफा आया जो सिमरन के नाम था, पर जिस पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, राघव की तस्वीर, और उसके पीछे लिखा था कि अगर सच चाहिए तो पुराने गोदाम में अकेले आओ। वो शब्द सिमरन के हाथों में कांप उठे। वो एक डॉक्टर थी जिसने ऑपरेशन थिएटर में कई जिंदगियां बचाई थी, लेकिन ये डर अलग था, क्योंकि ये डर किसी मरीज के खोने का नहीं बल्कि अपने जीवन साथी को खो देने का था। उसने वो तस्वीर छुपा ली क्योंकि उसे लगा कि हर बार लड़ाई में अमर ही आगे खड़ा होता है, और शायद वो इस बार कुछ ऐसा कर सके जिससे उसे खतरे से बचाया जा सके। लेकिन सच को छुपाना उसे हल्का नहीं करता बल्कि और भारी बना देता है। उसी रात अमर को किसी तरह वो तस्वीर मिल गई, और वो सिमरन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरी चोट थी। उसने उससे पूछा कि क्या वो सच में अकेले जाने का सोच रही थी, तो सिमरन की आवाज टूट गई, और उसने ये बात मान ली कि वो उसे खोने से डरती है। अमर ने उस लम्हे उसे डांटा नहीं बल्कि उसके माथे को चूमा और कहा कि उसे खोने से मत डरो, बल्कि उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाएगा। उस एक बात में पति का प्यार भी था, और एक जिम्मेदार अधिकारी का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। अगले दिन अमर उस पुराने गोदाम पहुंचा जहां धूल, जंग लगी मशीनें और टूटी खिड़कियों से आती धूप एक अजीब सा सन्नाटा बना रही थी। बीच में राघव बंधा हुआ था, कमजोर जरूर लेकिन जिंदा था। जैसे ही अमर उसकी तरफ बढ़ा, चारों ओर से लोग निकल आए, और अंधेरे से ध्रुव अरोड़ा सामने आया। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड दिख रहा था जो सालों से उसे बचाता आया था। उसने गुरूर भरे लहजे में कहा कि क्या अमर को लगा था कि एक हादसे के बाद खेल खत्म हो गया? अमर शांत खड़ा रहा, और उसने साफ शब्दों में कहा कि वो जीतने नहीं बल्कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने आया है। ध्रुव को लगा कि उसने जाल बिछाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार अमर अकेला नहीं आया था। गोदाम के बाहर पूरी टीम तैनात थी। सबूत पहले ही सुरक्षित जगह भेजे जा चुके थे, और मीडिया को भी अलर्ट दे दिया गया था
ताकि कोई दबाव सच को दबा न सके। कुछ ही देर में पुलिस अंदर आ गई और ध्रुव अरोड़ा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। पहली बार उसके चेहरे पर रौब की जगह डर दिखाई दिया। उसने कहा कि उसके बिना ये शहर नहीं चलेगा, लेकिन अमर ने शांत लहजे में जवाब दिया कि शहर किसी एक आदमी से नहीं बल्कि उन लोगों से चलता है जो डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। मुकदमा लंबा चला, पॉलिटिक्स दबाव आए, धमकियां मिली, लेकिन इस बार सच के पास ठोस सबूत थे और उन सबूतों के साथ खड़े लोग भी थे। राघव ने अदालत में गवाही दी और उसकी कांपती आवाज में भी सच्चाई की मजबूती थी। आखिरकार ध्रुव को सजा मिली और कई सालों से फैला हुआ डर धीरे धीरे टूटने लगा। घर में एक बार फिर से सुकून लौट आया। ढाबा दोबारा बना, पहले से बड़ा नहीं लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत। जब मैंने नए बर्तन में पहली चाय चढ़ाई तो मेरे हाथ नहीं कांपे, क्योंकि इस बार वो चाय सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि इज्जत की निशानी थी। पारुल पूरी तरह हाल में लौट आई थी और पोते को कहानियां सुनाते समय उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व दिखाई देता था। सिमरन की आंखों में अब चिंता की जगह विश्वास था और अमर पहले से ज्यादा शांत और सुकून से हो गया था। एक शाम जब हम सब साथ बैठे थे और सूरज ढल रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या अब सब खत्म हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा कि लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान मजबूत हो जाता है और शायद यही असली जीत है। उस लम्हे मुझे समझ आया कि जिंदगी हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर हम भरोसा नहीं छोड़ते तो वही जिंदगी हमें दोबारा से खड़ा भी करती है, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर खड़ा किया। ध्रुव अरोड़ा को सजा हुए कई महीने बीत गए थे। शहर में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। अखबारों में नए किस्से आने लगे और लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। लेकिन हमारे घर के अंदर जो बदलाव आया था वो सबसे बड़ा था। बाहर के लोगों के लिए ये बस एक केस था, लेकिन हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अमर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और हर बार में तुरंत फैसला कर लेता था, पर अब वो हर चीज सोच समझकर करता। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वो घर के बारे में सोचता। उसे अब समझ आ गया था कि असली जीत कोर्ट में नहीं बल्कि घर की शांति में होती है। अगर परिवार सुरक्षित और खुश है तो वही सबसे बड़ी जीत है। एक सुबह मैं ढाबे पर बैठा था, चाय बन रही थी और रोटियां तवे पर सिक रही थी। सामने वही सड़क थी जहां कभी मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया। आज वही सड़क मेरी मेहनत की गवाह थी। तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर चाय मांगी। वो मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला कि उसने मुझे सालों पहले इसी सड़क पर टूटे हुए देखा था, लेकिन आज मुझे मजबूती से खड़ा देख रहा है। उसने कहा कि यही असली जीत है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। सच में जीत किसी को हारने में नहीं होती बल्कि खुद को फिर से संभालने में होती है। घर में एक दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आई। सिमरन फिर से माँ बनने वाली थी। ये सुनकर पारुल खुशी से रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। अमर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि अब उसे और भी जिम्मेदार बनना होगा। मैंने उससे कहा कि जिम्मेदारी से पहले इंसानियत जरूरी है। अगर इंसान अच्छा है तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। ढाबा अब सिर्फ कमाई की जगह नहीं था, वो हमारी कहानी की निशानी बन गया था। कई लोग आते और पूछते कि क्या यही वो जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि सच तो ये था कि यहीं पर सब खत्म भी हुआ और यहीं से नई शुरुआत भी हुई। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। पारुल ने अमर से पूछा कि क्या उसे अब भी डर लगता है कि कोई पुराना दुश्मन वापस आ सकता है। अमर ने कहा कि डर तो लगता है, लेकिन अब वो डर से भागता नहीं है, वो उसका सामना करता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया और मैंने सीखा कि इंसान गिर सकता है, लेकिन अगर हिम्मत रखे तो फिर से खड़ा भी हो सकता है। ढाबे की आग अब भी जलती है, लेकिन अब वो सिर्फ रोटियां नहीं बनाती, वो हमें रोज याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी कभी भी बिल्कुल आसान और सीधी नहीं होती। कभी रास्ता साफ दिखाई देता है तो कभी चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगता है। कई बार हालात इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि उसे लगता है अब वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। दिल में डर भर जाता है, हिम्मत जवाब देने लगती है और उम्मीद बहुत दूर नजर आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान के अंदर जितनी ताकत होती है उतनी उसे खुद भी नहीं पता होती। जब वो टूट कर भी उठने की कोशिश करता है तभी उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। इस कहानी से ये समझ में आता है कि गिरना, हारना, धोखा खाना या मुश्किलों में फंस जाना कोई शर्म की बात नहीं है।
ये सब जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान कभी ना कभी इन हालात से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन मुश्किलों के आगे हार मान लेता है और कोई उन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है। जो इंसान अपने अंदर उम्मीद की छोटी सी रोशनी जलाए रखता है, वही धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल आता है। उम्मीद छोटी हो सकती है, लेकिन अगर वो सच्ची हो तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सच बोलने और सच के साथ खड़े रहने में दर्द होता है, समय लगता है और कई बार अपनों की नाराजगी भी सहनी पड़ती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि झूठ और नाइंसाफी ज्यादा ताकतवर है और सच कमजोर पड़ रहा है, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। अगर इंसान हौसला रखे, हिम्मत ना छोड़े और अपने परिवार का हाथ थामे रखे, तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। सबसे गहरी बात यह है कि असली जीत बाहर की लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई जीतने में होती है। किसी दुश्मन को सजा दिलाना एक तरह की जीत हो सकती है, लेकिन अपने डर, अपनी टूटन और अपनी निराशा को हराना उससे कहीं ज्यादा बड़ी जीत है। जब इंसान अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लेता है, जब वो अपने घाव को छुपाने के बजाय उनसे सीख लेता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है। तब उसकी कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं रहती, वो उन सब लोगों के लिए उम्मीद बन जाती है जो चुपचाप अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो ये मैसेज देती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे, सच का साथ ना छोड़े और उम्मीद जिंदा रखे, तो एक दिन जीत उसी की होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।